आधुनिक विज्ञान एक डिसिप्लिन है जो कि ब्रह्मांड के सत्यों को हमारे सामने लाता है, जिसने पिछले 500 सालों में ऐसी क्रांति लाई है जिसने हमारे जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि कई वैज्ञानिकों ने इस युग का नाम समय से पहले ही बदलकर एंथ्रोपोसीन कर दिया है। तो आखिर वह वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी कि साइंटिफिक इंक्वायरी की मेथड क्या है जिसने एक जादूगर की तरह हमारे जीवन का हर पहलू बदल दिया है? क्या प्राचीन भारत में भी इसी प्रकार का विज्ञान था, और अगर था तो वह आज के विज्ञान की तुलना में सत्य कैसे पता करता था? रेलेवेंट वेद के चौथे एपिसोड में आप इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्रमाण सहित जानेंगे, जिसको जानकर और अपने जीवन में अपनाकर आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, आपने अपने स्कूल के समय में विज्ञान को विषय के रूप में तो पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन स्कूल्स में आपको मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, जिसका उपयोग करके वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं, वह इतने प्रैक्टिकल रूप से नहीं पढ़ाया जाता जिससे कि वह आपकी आदत में आ जाए। तो आइए सरल शब्दों में सबसे पहले साइंस और साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है यह जानेंगे। आधुनिक विज्ञान एक डिसिप्लिन है जो कि ब्रह्मांड के सत्यों को एक व्यवस्थित प्रक्रिया से प्राप्त करता है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस से और हाइपोथेसिस बनाकर एक्सपेरिमेंट यानी कि परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस को हम एक प्रश्न मान सकते हैं जिसको कि एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट करना है। इस परिभाषा को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि न्यूटन ने 500 वर्ष पूर्व अपनी ऑब्जर्वेशंस से ग्रेविटेशन का नियम बनाया था। इस परिभाषा से हमें मोटे तौर पर यह पता चलता है कि विज्ञान में एक निश्चित या डेफिनेट प्रक्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। उसे ही मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जानकर और जीवन में अपनाकर आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। यह प्रश्न किसी जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी के आधार पर कोई पूछ सकता है। इस मेथड को समझने के लिए हम यह प्रश्न लेते हैं कि लाइट का एक पौधे की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न बहुत ब्रॉड है, जिसमें कि कई पक्ष आ सकते हैं, जैसे कि यह प्रश्न किसी विशेष पौधे के बारे में तो नहीं है, या फिर किस प्रकार की लाइट के बारे में है। ऐसे बहुत से प्रश्न इससे बन सकते हैं जिन सभी को हम एक एक्सपेरिमेंट के सेटअप से टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने प्रश्न को और स्पेसिफिक स्टेटमेंट का रूप देते हैं जिससे कि एक्सपेरिमेंट्स में उसे टेस्ट किया जा सके, और उसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए हम वैज्ञानिकों की पुरानी रिसर्चों का भी उपयोग करते हैं, जिससे कि हाइपोथेसिस और डेफिनेट स्टेटमेंट बन जाती है। उदाहरण के लिए हम यह हाइपोथेसिस लेते हैं कि रेड लाइट से पौधों में लंबे तने और छोटी पत्तियां होती हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स को जब हम करते हैं तब हम कुछ फैक्टर्स को बदलते हैं और कुछ को नहीं। सामान्य रूप से एक एक्सपेरिमेंट में 2 सेटअप होते हैं, एक जिसमें फैक्टर्स को बदला जाता है और एक कंट्रोल होता है जो कि पहली एक्सपेरिमेंट की ही नकल होता है, लेकिन उसमें फैक्टर्स को नहीं बदला जाता। उसी उदाहरण में हम 2 पौधे लेंगे। एक पौधे को रेड लाइट में ग्रो करेंगे और दूसरे को नॉर्मल लाइट में। इसमें दूसरा पौधा कंट्रोल है। दोनों को हम कुछ समय तक उगाएंगे। उसके बाद हम कंट्रोल से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि रेड लाइट का पौधे की ग्रोथ पर प्रभाव क्या होता है। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस की जानकारी को इकट्ठा करके उसका एनालिसिस किया जाता है। इसके अंतर्गत पैटर्न्स को पहचानना, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना आदि आता है। एनालिसिस के बाद
हमें उसका निष्कर्ष यानी कि इन्फरेंस मिल जाता है। इस उदाहरण में इन्फरेंस होगा कि पौधे रेड लाइट में लंबे हो जाते हैं और उनकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं। हाइपोथेसिस से लेकर इन्फरेंस तक की प्रक्रिया को कई बार दोहराया भी जाता है, जिससे कि निष्कर्ष यानी कि इन्फरेंस और सर्टेन हो सके। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता है, जो कि पीयर रिव्यू होकर गुजरता है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए विश्व भर के अन्य वैज्ञानिक फिर से परीक्षण या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत स्थापित होते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई प्रश्न को हल करने के लिए ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करता है, तब उसे वैज्ञानिक कहते हैं। तो अगर आप भी वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार सोचेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे, तो आप भी वैज्ञानिक कहलाएंगे। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसको जानकर आपको वैज्ञानिक कैसे रिजल्ट देते हैं यह समझ में आएगा। सबसे पहले साइंटिफिक इंक्वायरी में पॉपर्स का फॉल्सिफिएबिलिटी का प्रिंसिपल लागू होता है, जो कहता है कि विज्ञान में कोई भी सिद्धांत एक्सपेरिमेंट्स से पूर्ण रूप से प्रूव नहीं होते, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स उनको सपोर्ट या वेरीफाई करते हैं, लेकिन उस सिद्धांत को गलत साबित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आज जो थ्योरी आपको सही लगती है, वह भविष्य में कोई विरोधी प्रमाण मिलने पर गलत भी साबित हो सकती है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान में कोई सिद्धांत निश्चित नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि वैज्ञानिक उसी बात को सत्य मानते हैं जो कि इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा वेरीफाई की गई हो। इससे दो समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली कि अगर कोई फिनोमिनॉन प्रकृति में घट रहा है और वैज्ञानिक उस पर किसी कारणवश एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो वह विज्ञान की नज़र में सत्य नहीं है, भले ही उस फिनोमिनॉन के कारण दुनिया तबाह हो जाए। इसका जीवंत उदाहरण है प्लास्टिक पॉल्यूशन का विभिन्न जीवों पर प्रभाव। दूसरी समस्या यह है कि अगर कोई चीज़ इतनी सूक्ष्म है कि वह लैब के इक्विपमेंट से डिटेक्ट नहीं हो पा रही, तो वह विज्ञान के अनुसार सत्य नहीं है। इसका उदाहरण है आत्मा। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता क्योंकि अभी तक उसे लैब में डिटेक्ट नहीं किया गया। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उसको करने की विधि आपने मुझे बता दी, तो मुझे वह एक्सपेरिमेंट करके वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो आपको मिला था। आजकल के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए ही होते हैं। इससे भी कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि मानव शरीर इतना जटिल है कि आज की बायोलॉजी की रिसर्च उस स्तर पर पहुंच गई है जहां एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करने में समस्याएं आने लगी हैं। फिजिक्स तो इससे आगे बहुत पहले ही चला गया है। स्ट्रिंग थ्योरी को टेस्ट करने के लिए तो कोई एक्सपेरिमेंट भी डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो उसे टेस्ट करना तो दूर की बात। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो जो आप स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल्स के बारे में जो बातें सुनते हो, उनमें से ज़्यादातर बस कल्पनाएं हैं। जब प्राचीन भारत में विज्ञान होने का प्रश्न उठता है, तो इसका मतलब यह होता है कि क्या उस समय भी ऐसी ही प्रक्रिया से सत्य को पता करते थे? तो इसका उत्तर है हाँ, प्राचीन काल में भी ऐसी ही प्रक्रियाओं से सत्य पता करते थे। ये प्रक्रियाएं न्याय दर्शन के मुख्य विषय हैं, जिसको कि महर्षि गौतम ने रचा है। न्याय दर्शन के विषय का ज्ञान हमें न्याय शब्द से ही मिल जाता है, जिसका अर्थ है प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना। अर्थात न्याय प्रमाणों का उपयोग करके किसी हाइपोथेसिस का परीक्षण करना बताता है। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को यह सूत्र परिभाषित करता है जो कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण वो ज्ञान है जो कि हमारी इंद्रियां यानी कि सेंसेस का कोई पदार्थ के साथ संबंध होने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि किसी वस्तु को छूने से हमें उसके स्पर्श का पता लगता है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान इतना ही नहीं है, वह ज्ञान अव्यपदेश्य होना चाहिए।
यानी कि वह ज्ञान शब्द के द्वारा पूर्ण रूप से बतलाया नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए शक्कर और मीठा आम दोनों मीठे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से। कोई व्यक्ति ने अगर आम फल का कभी स्वाद नहीं चखा तो वह मीठा आम ये शब्दों को लिखा हुआ देखकर वैसे स्वाद का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जीभ जो कि एक इंद्रिय है उसका आम से संपर्क हुआ ही नहीं। इसके साथ ही वह ज्ञान अव्यभिचारी होना चाहिए, यानी कि उस ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह या न्यूनता का अवकाश नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका भाव है वह दिखे और जहाँ जिसका भाव नहीं है वहाँ न दिखे। जैसे कि रेगिस्तान में मिराजेस में जल दिखता है, लेकिन वे प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं गिने जाते, क्योंकि वास्तव में वहाँ जल नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ ही वह ज्ञान व्यवसायत्मक यानी कि निश्चय के स्तर का होना चाहिए, मतलब डेफिनेट होना चाहिए। अगर आप शाम को एक रस्सी जैसी वस्तु को देखकर उसका निश्चय नहीं कर पा रहे कि वह सांप है या रस्सी, तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं गिना जा सकता। इस तरह हम प्रत्यक्ष प्रमाण को डिफाइन करते हैं। आधुनिक विज्ञान में प्रमाणों यानी कि एविडेंसेस का कोई विशेष प्रकार का वर्गीकरण नहीं है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक इंक्वायरी की पूरी प्रक्रिया से इसकी तुलना करें तो पाएंगे कि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स करके उसके निष्कर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाने की ही कोशिश करते हैं। वे एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को निश्चय के स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए कंट्रोल्स का उपयोग करते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंट्स के वेरिएबल्स और कंडीशंस निश्चित हो जाने पर उसे दूसरी बार दोहराया जा सकता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूसिबल बन जाता है। इसके बाद अनुमान प्रमाण आता है, जिसको इस तरह परिभाषित किया जाता है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो संबंध स्थापित होता है उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह होता है। इसका उदाहरण है कि जब हम धुआं देखते हैं तब हमें अग्नि का अनुमान होता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष से यह स्थापित कर चुके हैं कि अग्नि ही धुएं को उत्पन्न करती है। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण, जिसमें कि किन्हीं दो पदार्थों के एक जैसे होने के कारण उसमें से किसी एक को जानने से दूसरे अज्ञात को जाने हुए पदार्थ के गुणों के अनुसार बताने से अज्ञात पदार्थ के बारे में ज्ञान हो जाता है। उसे ही उपमान कहते हैं। जैसे कि अगर आपने गाजर के पौधे को नहीं देखा है और गाजर घास को देखा है, तो जिस व्यक्ति ने गाजर के पौधे को देखा होगा वह आपको गाजर घास के पौधे से तुलना करके गाजर के पौधे के गुणों को बताएगा। इस प्रकार जब आप गाजर घास जैसे पौधे को देखोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यह गाजर का पौधा है। अंत में शब्द प्रमाण आता है, जिसको आप्त मतलब कि वेद और विद्वानों का उपदेश कहा है। वेदों में सत्य बातें हो सकती हैं, लेकिन आज के ज़्यादातर व्याख्याएं उनको सामने नहीं ला सकती। अगर आपको भी वेदों से ऐसे रहस्य निकालना है तो आपको सभी वेदांग और 6 दर्शनों के सिद्धांतों और मेथड्स का उपयोग करके ही निकालना पड़ेगा। अगर हम बिना परीक्षा किए ही वेदों के आज के व्याख्यानों की बातें मान लेंगे तो हम भी मेडिवल मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले उनके समाज में रिलीजन ने शब्द प्रमाण के सिद्धांत का ही उपयोग करके जकड़ बनाए रखी थी। बाइबल और कुरान को भी वेदों की तरह सभी सत्य बातों की पुस्तक माना जाता था, और जो भी बाइबल और कुरान के विरुद्ध कुछ बोलता था उसका क्या परिणाम होता था यह आप सोच भी नहीं सकते। गैलीलियो और कोपरनिकस इसके जीवंत उदाहरण हैं। गैलीलियो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पर अडिग रहे, जो कि बाइबल की जियोसेंट्रिक थ्योरी की मान्यता के विरुद्ध है। इस कारण उनको मृत्युदंड दिया गया। समाज इस दिशा में ना जाए, इसलिए हम सभी को वेदों के मंत्रों की व्याख्याओं को भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर देखना चाहिए। रही बात विद्वानों की, आज के इस युग में जहाँ सत्य से ज़्यादा असत्य बोला जाता है, वहाँ विद्वानों की बातों को भी प्रमाण के आधार पर ही मानना चाहिए। इन सभी प्रमाणों को जानकर हम यह देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही एक तरह से अन्य प्रमाणों को स्थापित करता है। वर्तमान में चूंकि
वेदों की व्याख्याएं उस स्तर की नहीं मिलती, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही सबसे भरोसेमंद प्रमाण है। कोई पूछ सकता है, कहीं कहीं 6 और कहीं 8 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गए? इसका उत्तर है नहीं। प्रमाणों का वर्गीकरण ग्रंथ की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उन सभी प्रकार के प्रमाणों को भी इन 4 प्रमाणों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। जैसे कि ऐतिह्य प्रमाण के अंतर्गत परंपरागत सत्य बातें आती हैं। इन बातों को किसी ग्रंथ में लिखा भी जा सकता है, इससे यह भी शब्द प्रमाण का ही रूप है। इन सभी प्रमाणों का उपयोग करके हम एक प्रक्रिया बना सकते हैं, जिससे आप सिद्धांतों को सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्याय ग्रंथ में अवयव पद से परिभाषित किया जाता है। यह भी साइंटिफिक इंक्वायरी जैसी ही प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा आती है। प्रतिज्ञा ही वह प्रश्न या हाइपोथेसिस है जिसका परीक्षण किया जाना है, जैसे कि क्या पृथ्वी गोल है। इसके बाद इस प्रतिज्ञा को सत्य मानने का कारण दिया जाता है, जिसे हम हेतु कहते हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स के समय पृथ्वी की गोल परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, इस कारण पृथ्वी गोल है। प्रश्न के साथ इस प्रकार का संबंध होने से हेतु को अनुमान प्रमाण का प्रतीक भी माना जाता है। हेतु के बाद हम उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि गोलाकार चीज की गोल परछाई बनती है। इस प्रकार उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रतीक है। इसके बाद उपनय आता है, जिसमें कि हम उदाहरण से प्रतिज्ञा की तुलना करके कथन करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार गेंद की गोलाकार परछाई होती है, उसी प्रकार पृथ्वी की गोलाकार परछाई बनने से पृथ्वी गोल है। यह तुलना उपमान प्रमाण का प्रतीक है। इसके पश्चात निगमन आ जाता है, जो कि हमारा इन्फरेंस होता है, जो कि यहाँ पर है कि पृथ्वी गोल है। यहाँ पर भी हेतु से लेकर निगमन की प्रक्रिया को वाद विवाद करके बार बार दोहराया जाता है, जिससे कि हमारे इन्फरेंस को और दृढ़ता मिलती है। जब निगमन से प्रतिज्ञा स्थापित हो जाती है तो वह शब्द प्रमाण बन जाता है। इस तरह प्रमाणों के द्वारा किसी सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। अगर आपको जानना है कि इस प्राचीन विज्ञान से किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज बनाई गई, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।